बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन के बारे में। मोशन हम लोगों ने बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमने स्टडी किए हुए हैं। लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन है हमारे पास, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी आते हैं हमारे पास, ऑसिलेशंस आती हैं और रोटेटरी मोशंस भी हैं हमारे पास। तो आज हम लोग जो स्टडी करने लगे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखने में तो रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंस है, ये एक जैसे नहीं लगते हैं। तो अगर हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं, क्या मतलब है उसका हमारे पास। तो रोटेटरी मोशन पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर करें। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि हमारे पास अगर एक पॉइंट है वो मूव कर रहा हो, या हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पॉइंट्स हैं, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स से मिलकर एक सिस्टम बनता है, तो उसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पूरे ये मार्कर है मेरे पास, देखें ये एक सिस्टम ऑफ द पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, हर उन सब से मिलकर क्या बना है, एक मार्कर बना हुआ है। अगर ये मेरे पास एक इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से रोटेशन कर रहा है या एक पाथ में मूव कर रहा है, तो आप देखें कि अगर इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है। अगर ये यहाँ पर जा रहा है तो ये वाला पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो भी उधर ही जा रहा होगा। दोनों की जो है डायरेक्शन मेरे पास क्या है, सेम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। लेकिन दोनों की अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखें यहाँ से इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट से इस डी का जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो कम है एज कम्पेयर टू इसका रेडियस ज़्यादा है। तो अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो ये यहाँ पर पहुँच रहा है, और ये वाला पॉइंट भी उसी टाइम पे, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है, दोनों सेम टाइम पे इधर पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये भी 5 सेकंड में इधर पहुँच रहा है, ये भी 5 सेकंड में पहुँच रहा है, लेकिन ये तो दूर है इधर से, तो इसका मतलब ये है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी हमारे पास वो क्या रहेगी, सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये हम अभी आज के ही लेक्चर में स्टडी करेंगे, और एंगुलर जो इसके हमारे पास क्वांटिटीज़ है उसके बारे में हम डिफरेंट स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो मार्कर है ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो भी इसके साथ, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है पार्टिकल। लेकिन अगर आप देखें कि पूरा का जो पूरा मार्कर है, जब ये ऐसे रोटेट मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये कर रहा है रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक पार्टिकल की बात करूं, अगर ये डी लिखा हुआ है, इस डी की बात करूं, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, इस मार्कर के अंदर ही मौजूद है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो एक पार्टिकल इसके अंदर मोशन कर रहा है इसके अंदर से, वो कौन सा कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी कि पूरे का पूरा मार्कर आपके सामने ये ऐसे मैं रोटेट करवा रहा हूँ उसको, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन जो इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, वो कर रहे हैं सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूंगा तो एक पार्टिकल इसमें किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जबकि ये मार्कर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा जो है बेसिक डिफरेंस है बीच में एक रोटेटरी मोशन और जो है आपके पास सर्कुलर मोशन के अंदर। अगर देखा जाए तो हमारे पास रिजिड बॉडी की बात करें और नॉन रिजिड बॉडी की बात करें, तो रिजिड बॉडी कौन सी होती है, सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से मूव करवाता हूँ। देखें यहाँ से मैंने इसको मूव करा है, ये आगे पूरा मूव किया, यहाँ से मैंने मूव करा है, ये यहाँ पर मूव किया। जब ये आगे मूव किया है तो जितने पार्टिकल यहाँ पर थे ये भी आगे मूव किए, और जितने पार्टिकल यहाँ पर थे ये भी आगे मूव किए। ऐसे ये देखें, ये पार्टिकल यहाँ पर तो नहीं ना रहे, ये पार्टिकल साथ उसके मूव किए हैं। तो ऐसी जो बॉडीज होती हैं जिनको अगर मैंने मूव करवाया है और वो आगे सारे के सारे पार्टिकल आगे मूव किए हैं, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन मेरे पास एक ऐसी बॉडी हो कि जिसको मैं यहाँ से मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये वाले पार्टिकल अपनी ही जगह पे हैं, ये वाले से मूव कर जाए आगे, तो वो कौन सी होती हैं, नॉन रिजिड बॉडी होती हैं। जैसे आपके पास कोई भी जिस तरह आपके पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये है मेरे पास एक, तो ये आपने देखें कि अगर मैं इसको इस तरह से देखें, अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको मूव कर रहा था, ये तो आगे मूव कर रहा है। सपोज करें कि अगर ये मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म को अगर मैं यहाँ पर ही रख रहा हूँ, ये हाथ इधर ही है, ये मूव हाथ नहीं कर रहा है, जबकि इसको मैं अगर पुश करूँगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मेरे पास ये इस तरह से बेंड कर जाएगा आपके पास। तो
अगर आपके पास जैसा फॉर्म है, आपके पास है कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप पुश करते हैं तो क्या करते हैं, देखें ये वाला पार्ट यहीं पर रहता है, जो बीच वाला इसको आप पुश करते हैं ये आगे हो जाता है, ये वाला पार्ट उसका अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन ये वाला पार्ट पुश करके अंदर की तरफ आ गया। तो ऐसे जितने भी बॉडीज होती हैं हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन रिजिड बॉडी होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बॉडी लें जिस तरह से ये है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से पुश करवा रहा हूँ, इधर से ऐसे मैंने पुश किया तो ये वाला देखें, ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आगे जा रहे हैं ऐसे। तो ऐसी जितनी बॉडीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। और जो हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे पुश करता और मेरे पास फॉर्म होता तो ये वाला पार्ट वहीं पर रहता, जबकि ये जो है कंप्रेस्ड होकर यहाँ तक आ जाता। तो ऐसे जो बॉडीज होती हैं हमारे पास कौन सी होती हैं, नॉन रिजिड बॉडीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि बात कर रहे थे रोटेशन मोशन एंड सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, वो अगर इस तरह से आपके पास मूव कर रही है तो वो कौन सी मोशन कर रही है, वो रोटेटरी मोशन कर रही है, लेकिन उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो कौन से पाथ में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है अपने सेंटर के साथ क्या रहता है, फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्टिकल लेता हूँ यहाँ पर, ये एक मैंने पार्टिकल ले लिया जिसको आप पी का नाम दे दें। इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस सेंटर के साथ चेंज नहीं होगा, इस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर के साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, मैं जिस मर्जी डायरेक्शन मूव करूँ। लेकिन अगर मैं इसको मूव करवाना है तो फिर जब मैं इसके साथ इसको मूव कराऊंगा ऐसे, तो हर जगह पे इसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, और हर पॉइंट पे क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये कौन सा मोशन भी कर रहा है आपके पास, ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि एक सर्कल सा बन जाएगा। अगर ये पी पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा और इसका हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेंटर के साथ क्या रहता है, सेम रहता है, और अगर हर पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है विद द सेंटर क्या रहता है, सेम रहता है जितना ये था, यानी कि आर रहता है, तो ये कौन सा मोशन बन जाएगा आपके पास, ये सर्कुलर मोशन बनेगा, यानी कि एक सर्कल बना देगा आपके पास। और सर्कल की डेफिनेशन ये है कि वो जितने भी उसके पार्टिकल्स के या जितने भी वो पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, वो अपने सेंटर से क्या रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं, तो हमारे पास एक सर्कल बन गया। तो ऐसे जितने भी मोशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम सर्कुलर मोशन का हमें पता लग गया किसको कहते हैं। अब हम इसकी काइनेमेटिक्स को स्टडी कर लेते हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे पास क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखें इधर ये जो पार्टिकल है ये फिक्स है, इसको हम कहते हैं सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ओगा नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है मेरे पास सेंटर ऑफ दिस सर्कल है, या और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, आर, यानी कि रेडियस है मेरे पास। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव कराऊँ, यानी कि P जो है पार्ट जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पर मूव करके इस पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुँच के उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस उसने ये स्ट्रेट पाथ में मूव किया इसको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि अगर मैं इसको यहाँ से, पहले रेडियस यहाँ पर था, अब रेडियस कहाँ पर आ गया, अब रेडियस आ गया आपके पास यहाँ पर आर, और यहाँ पर उसने एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो अब उसका रेडियस यहाँ से यहाँ पर चला गया, यानी कि रेडियस पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर चला गया, रेडियस तो रहेगा सेम क्योंकि सर्कल आपके पास, लेकिन P जो पार्टिकल पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर मूव कर गया, इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। और अगर ये लीनियर डिस्टेंस है तो फिर इसकी वेलोसिटी भी कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू एस बाय टी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, अगर अब हम देखा जाए तो अच्छा ये तो हो गया लीनियर डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, थीटा। अब देखें अगर तो मेरे पास ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर हमें शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसको शो करेगा, ये एंगुलर। अच्छा, थीटा हमें क्या शो कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो हमें थीटा शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर देखें, अगर ये पार्टिकल यहाँ से इधर मूव कर रहा है तो ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है,
यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव किया, इस आर्क ने, ये जो एक डिस्टेंस है, इसने एंगल क्या बनाया आपके पास, थीटा एंगल बनाया। तो थीटा एंगल का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर की थीटा की फॉर्म में कवर किया है, और जो थीटा की फॉर्म में अगर कवर किया है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इधर गया, अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये यहाँ से एंगल इंक्रीज करता जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ले जाऊँ तो ये एंगल और इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि ये एंगल इस थीटा के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जितना ये पार्टिकल दूर जा रहा है उतना एंगल क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है, अब फॉर एग्जांपल सपोज करें कि अगर इस पार्टिकल में बात करूं 1 सेकंड गुजरा है, एक पार्टिकल ने 1 सेकंड जो में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एंगल यहाँ पर बना 1 डिग्री, इसने 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 मीटर, ठीक है, इन 2 सेकंड तो एंगल बना 2 डिग्री। तो इसने 1 सेकंड में 2 मीटर या 2 सेकंड में 3 मीटर, 30 सेकंड में इसने कितना किया, तो 30 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, थीटा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं इस तरह से, अगर आप उसको आसान वर्ड में ये समझ लें, अगर मैं इस तरह से बात करूं कि अगर यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि इसने कितना डिग्री एंगल बनाया, 10 डिग्री। अगर मैं बात करता हूँ इसने 57 डिग्री एंगल बनाया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 57 मीटर, क्योंकि हम दोनों ने क्या कर लिया, एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर दिया कि यानी कि 1 मीटर में वो 1 डिग्री बनाना, 2 मीटर में 2 डिग्री, 3 मीटर में 3 डिग्री। अब ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब किस पे डिपेंड करने शुरू हो गया, थीटा के ऊपर। थीटा ही मुझे बता देगा कि उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसलिए हम इस थीटा को क्या नाम देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर जो रोटेशन यूज कर रहे हैं हम किस की यूज करें, थीटा की, ठीक है। थीटा इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो जितना एंगल बना रहा है एक पोजीशन से इनिशियल से फाइनल तक, उसको हम कहते हैं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो थीटा किसके बराबर होगा, ये हमारे पास डेफिनेशन थीटा की मिलती है, मैथमेटिक्स में मिलती है कि आर्क को, ये जो आर्क बन रही है आपके, आर्क क्या होती है, ये दो से, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं लूँ, इसके साथ सेंटर का बना दूँ, तो ये क्या एंगल बनाते हैं, थीटा। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको मैं क्या कहता हूँ, आर्क कहता हूँ। ये जो आर्क है इसको मैंने नाम दिया एस का। तो आर्क को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, उसके रेडियस से, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, एस ओवर आर के बराबर हो गया। और यहां से मेरे पास फॉर्मूला आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहां पर एस क्या मेरे पास लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है मेरे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एस मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और आर मेरे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है जी। आर मेरे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। ये तो हो गया मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर देखें कि ये एक पूरा सर्कल, अगर एक पार्टिकल पूरा सर्कल करता है, तो अच्छा ये जो थीटा है इसका, ये हम लोग किस में लेते हैं, डिग्री में लेते हैं, लेकिन इसका हम ऐसे यूनिट देखें तो हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है इसका यूनिट। और अगर हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो थीटा है वो 1 रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है कि 1 रेडियन कितने किस तरह से हमारे पास बराबर होता है, कितने डिग्री। देखें यहाँ से थीटा एस ओवर आर, एंगल जो होता है हम रेडियन में इसमें लेते हैं, जितनी भी एंगुलर वेलोसिटीज हैं इनकी जो हम लोग यूनिट्स लेते हैं वो किस में लेते हैं, रेडियंस में लेते हैं। तो उसको भी हम छोटा सा देख लेते हैं किस तरह से करते हैं हम लोग। इधर देखें कि अगर मेरे पास ये फार्मूला है, थीटा जो है मेरे पास क्या है, एस ओवर आर है। एस क्या है, डिस्टेंस है। अगर एक पार्टिकल कंप्लीट डिस्टेंस कवर करता है तो ये इसने एक पूरा सर्कल बनाया है, और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो उसने कितना डिस्टेंस किया, 2 पाई आर, ठीक है। तो उसने 2 पाई आर डिस्टेंस किया पूरा एक पार्टिकल ने, और डिवाइडेड बाय रेडियस आर, तो आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये किस में आ गया आपके पास, रेडियन में, ठीक है। थीटा जो होता है आपके पास, अगर मैं पूरा सर्कल का ले रहा हूं
तो वो पूरे सर्कल को हमने डिग्री में किस तरह लिखते हैं 360, लेकिन अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखें जब ये आपके पास 2 पाई आ गया तो यहाँ से अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है, थीटा मेरे पास क्या है इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मुझे 1 रेडियन निकालना है। इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, अगर इधर डिवाइड कर रहा हूं तो फिर मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा ये देखें, ये 2 पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 रेडियन, और ये क्या आ गया थीटा ओवर 2 पाई। 2 पाई कब था, जब थीटा मेरे पास कितना था 360 था ओवर 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। और 360 को अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो मेरे पास क्या बचता है 180, तो 180 ओवर पाई इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास 1 रेडियन, विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास ये आता है 57.3 आता है। पाई की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 3.14 वैल्यू पुट करें 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 57.3 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, ये स्टेप को। हमारे पास थीटा क्या होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर एक पार्टिकल पूरा सर्कल करता है, पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है तो उसने कितने डिग्री किया 360 डिग्री किया, और 360 डिग्री किया तो इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 2 पाई आर से कैंसिल हो गया। अब इस 2 पाई किसके बराबर आ गया थीटा के बराबर। 2 पाई किसमें ये रेडियन में है और थीटा किसमें हम शो करते हैं डिग्रीज में। तो उसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया था, फिर थीटा किसके बराबर था 360 के बराबर था। ठीक है, तो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 1 रेडियन बनाने के लिए मैंने 2 पार्ट्स इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, एक जगह पे आप डिवाइड करें तो दूसरी जगह पे भी आपने क्या करना है उसको डिवाइड करना ही है। अच्छा, तो यह डिवाइड हो गए दोनों, यहाँ पर बच गया मेरे पास 1 रेडियन और ये आ गया थीटा ओवर 2 पाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट की 360 क्योंकि पूरा सर्कल उसने रोटेट किया, तो 360 डिवाइड बाय 2 से इसको कैंसिल किया हमने और यहाँ पर बच गया मेरे पास पाई की यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 ली, ऊपर 180 है, इसको जब कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 57.3 डिग्री, और जो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 1 रेडियन का मतलब क्या है, 1 रेडियन का मतलब ये है अगर देखा जाए तो इसका मतलब थीटा जो होता है आपके पास हम लोग इसमें मेजर करते हैं रेडियन में, लेकिन अगर इसमें एक और अगर ग्राफिकली इसकी बात समझी जाए तो ग्राफिकली कैसे क्या मतलब है इसका, इधर देखें आपके पास एक पार्टिकल है उसका रेडियस कितना r, ये पार्टिकल p यहाँ से इधर मूव किया इसने एक एंगल थीटा बनाया, ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे मूव किया इसने एंगल थीटा बनाया, ये रेडियस सपोज करें ये था 10, यहाँ तक पहुंचते हुए इसका 8 हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 8, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10, ये भी कितना हो गया 10, तो थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर होता है s ओवर r। s कितना आपके पास 10, r कितना आपके पास 10, कैंसिल होके कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो होता है आपके पास थीटा कब होता है, जब आपके पास रेडियस और जो आपके पास आर्क है वो दोनों सेम हो जाए, सेम लेंथ की हो जाए, रेडियस के जितना यहाँ तक वैल्यू है वही वैल्यू अगर आपकी आर की आ जाए तो थीटा किसके बराबर हो जाता है 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट में बन सकता है आपके पास कि थीटा कब 1 रेडियन के इक्वल होता है, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल पॉइंट which is moving a circular path, तो value of the radius become equal to the arc of the radius theta between the subtended by the arc। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क मतलब इस आर्क ने जो एंगल को सबटेंड किया, मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ये एक आर्क है, इस आर्क से जो एंगल बना है उसको हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क जो आपके पास है वो थीटा में है, और ये जो आर्क है अगर उसका जो वैल्यू है वो इस रेडियस के बराबर हो जाए तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको, तो ये किसके बराबर हो जाएगा थीटा 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई है। अच्छा,
ये तो अब हमारे पास हो गया कि थीटा और के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं हम लोग, रेडियन फॉर्म में। अगर आप देखना चाहते हैं इसको हम थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर थीटा जो होता है 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360। लेकिन अगर मैं इसको रेडियन फॉर्म में लिखूँ तो ये 0 है मेरे पास, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर मेरे पास पाई होता है, यहाँ पर मेरे पास 3π/2 होता है और यहाँ पर मेरे पास 2π होता है। इन्हें 2π 360 को कहते हैं, 3π/2 270 को कहते हैं, 180 को हम पाई कहते हैं और 90 को हम π/2 कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप π/2 ऐड करते हैं। देखिए π/2 में π/2 मेरे पास यहाँ पर है, इसमें मैंने π/2 ऐड किया, मेरे पास पाई आ जाएगा। एलसीएम ने डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे आ जाएगा, दोनों वैसे ही ऐड हो जाएंगे, पाई प्लस पाई। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2π/2, 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास खाली पाई बच गया, ये पाई आ गया। इसी पाई में मैं π/2 ऐड कर दूं तो मेरे पास 270 आ जाता है या 3π/2 आ जाता है। तो देखें किस तरह से पाई प्लस π/2, तो ये 1 है आपके पास, ये एलसीएम लिया आपने, 1 2 2, ये 2π बन गया प्लस पाई, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 होता है तो 1 वैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 2 होता है 2, तो ये इस 2 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3π/2, तो ये 3π/2 आया था। इसी में मैं अगर π/2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 2π आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आगे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा रेडियंस के फॉर्म में, तो ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब हमने जो अभी तक स्टडी किया, अभी तक हमने ये स्टडी किया रोटेशनल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के डिफरेंस देखा अभी हमने, और उसके बाद देखा है कि 1 रेडियन जो होता है उसकी इन द फॉर्म ऑफ डिग्री कितनी वैल्यू होती है, और जो थीटा 1 रेडियन के इक्वल कब होता है, ये भी हमने स्टडी किया। इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल मतलब क्या है उसका, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने स्टडी किया। अब हम आगे चलते हैं डिफरेंट फर्दर क्वांटिटीज के ऊपर, जो हम लोग देखते हैं फिर कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, और इनके रिलेशंस को भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो इसमें से हम थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। जी, तो पहली जो इक्वेशन आई थी हमारे पास विच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा हमारे पास क्या आता है एस ओवर आर, ठीक हो गया जी। और हमारे पास अब हम फर्दर आगे देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी और फर्दर क्वांटिटीज को हम स्टडी कर लेते हैं। ये पी है हमारे पास, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस था आर था, और ये एस डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। देखें, अगर एक पार्टिकल यहाँ से चला है और उसने पूरा सर्कल मूव किया, यानी कि पूरा जो सर्कुलर पाथ में मूव किया है, तो उसने कोई टाइम है उसका। देखें, यहाँ से यहाँ तक मूव करते उसको 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड, यहाँ तक कितने लगे t सेकंड, यहाँ तक कितने लगे हमारे पास t सेकंड। लेकिन अगर वो पूरा सर्कल वो कर लेता है तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल टी। क्या कहते हैं उसको, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब ये होता है कि टाइम कितना उस एक पार्टिकल को टाइम लगा, कितना उसको टाइम लगा कंप्लीट सर्कल यानी कि कंप्लीट साइकिल करने के लिए, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड से, which is represented by capital T, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड हमारे पास पूरे कंप्लीट साइकिल का आ गया हमारे पास। तो अगर उसने 1 सेकंड उसने मूव किया पूरा, और उसमें उसने 1 सेकंड टाइम गुजरा, उस 1 सेकंड में उसने कितनी रोटेशंस की हैं, यानी कि 1 सेकंड में सपोज एक पार्टिकल 20 दफा मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने कितनी रोटेशंस की, 20 रोटेशंस की हैं। 1 सेकंड में वो 10 दफा मूव करता है पूरा सर्कुलर पाथ में, यानी कि 10 दफा कंप्लीट करता है पूरी ट्रेड, तो उसने कितनी रोटेशन की, 10 रोटेशंस की। तो 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ द रोटेशन वो करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1/t, यानी कि नंबर ऑफ द रोटेशन इन 1 सेकंड पर सेकंड।
देखें 1 को डिवाइड बाय कैपिटल टी किया, पूरी एक रोटेशन उसने कितने किया टी, तो 1 बाय कैपिटल टी का मतलब क्या, एक सेकंड में अंदर कितनी उसने रोटेशन की, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है हमारे पास, इनवर्सली रिलेशन है। टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है जी, एक तो ये बात आ गई। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक जो थीटा है देखें, अब जब यहाँ से ये पार्टिकल इधर मूव किया 1 सेकंड में 1 डिग्री, 2 में 2 डिग्री, 3 मीटर में 3 डिग्री और सो ऑन करते करते 30 सेकंड तक ये पहुंचा, तो इसने कौन है लीनियर डिस्टेंस किया ट्रेवल हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आ जाती है s = vt। लेकिन अगर मैं इसको थीटा के फॉर्म में निकालना चाहूँ, थीटा के फॉर्म में फाइंड करने जो विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे पास फिर एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी विच इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या डी थीटा बाय डी टी भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया था, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है टाइम के हिसाब से या पर सेकंड के हिसाब से, वो क्या देता है हमें, एंगुलर वेलोसिटी देता है। आई रिपीट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब एंगुलर वेलोसिटी का मैं अगर लीनियर के साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा सिंपल सा है। इधर देखें कि ओमेगा किसके बराबर आपके पास, थीटा बाय टी के बराबर है, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, एस ओवर आर। थीटा की वैल्यू है एस ओवर आर के बराबर है, तो यहां से थीटा की वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टी, ये 1 बाय टी, और थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया, एस ओवर आर। ठीक है जी, तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये आर को इधर ले, 1 ओवर आर इधर आ जाएगा, और एस ओवर टी इधर लिख लें। और एस ओवर टी किसके बराबर होता है, एस ओवर टी यहाँ पर किसके बराबर होता है जी, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें लीनियर वेलोसिटी की, और विच इज वी, और नीचे क्या आपके पास आर, विच इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर, रेक्टिलिनियर कहते हैं, और ये कौन सी आपके पास, एंगुलर, और ये क्या आपके पास, रेडियस वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका लीनियर वेलोसिटी है। तो क्या रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी को मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गई, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है आपको, लीनियर वेलोसिटी मिल रही है। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। फिर सेकंड रिलेशन जो हमारे पास आया है, वो रिलेशन जो हमारे पास आ रहे हैं, एक तो आ गया आपके पास s इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा किसके बराबर है आपके पास, s ओवर आर। ठीक है, दूसरा जो रिलेशन आया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, विच इज इक्वल टू 1 ओवर टी, और तीसरा रिलेशन जो आया हमारे पास वो आया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी का, तो और ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, इसको भी आप लिख सकते हैं v ओवर आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गया हमारे पास, और ये इसका रिलेशन आ गया। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है ये हमारे पास किसका, किसके साथ है, लीनियर वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसके साथ है, लीनियर के साथ। तो अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं तो s इज इक्वल टू आर थीटा और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये दो रिलेशन मैंने निकाल लिए हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों के रिलेशंस मैंने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब एक और चीज है, वो क्या है हमारे पास, देखें ये हमारे पास क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। अगर मेरे पास एक पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर लेता है,
रोटेट करता है, यानी कि कंप्लीट साइकिल रोटेट करता है, तो फिर थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? थीटा मेरे पास अभी मैंने बात की थी, सी किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, और ये सर्कमफ्रेंस होता है। लेकिन अगर मैं थीटा की बात करूं, इसने पूरा रोटेट कर लिया है मेरे पास, तो थीटा जो होता है इन रेडियन के फॉर्म में किस में लिखते हैं? 2 पाई में लिखते हैं। रेडियन के फॉर्म में किस में लिखते हैं इसको? 2 पाई। तो अगर मैं इस थीटा की वैल्यू पुट कर दूं इन 2 पाई और इसने कंप्लीट साइकिल किया है, तो फिर कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल टी के बराबर होता है फॉर कंप्लीट साइकिल। फॉर कंप्लीट साइकिल, अगर फॉर कंप्लीट साइकिल की मैं बात करूं तो फिर मेरे पास थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है? कंप्लीट साइकिल की उसने रेडियन के फॉर्म में, और टी किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? कैपिटल टी। तो फिर ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? इसका न्यू फार्मूला एक यहां पर निकलेगा 2 पाई बाय टी। एक ये और फार्मूला आ गया। ठीक है जी, यानी कि कंप्लीट रोटेशन की है उसने किस टाइम पीरियड में किया? कैपिटल टी में किया, विच इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर मेरे पास जो ओमेगा का एक और फार्मूला आ रहा है, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। और अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फाइंड करना चाहूं, अगर मैं इसी को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फाइंड करना चाहूं, तो फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे फाइंड करूंगा? इधर देखें, ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई बाय टी, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 बाय टी। तो इसको मैं ओमेगा को 2 पाई 1 बाय टी लिख सकता हूं, इसको 2 पाई इंटू 1 बाय टी, और 1 बाय टी किसके बराबर है आपके पास? फ्रीक्वेंसी के बराबर है। 1 बाय टी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये ओमेगा का एक और फॉर्मूला आ गया एंगुलर वेलोसिटी का इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया आपके पास। तो एक और यहां से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए हैं। ये किसका? एंगुलर वेलोसिटी का इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन तरह के मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ गया आपके पास, एक तो टाइम पीरियड की फॉर्म में आ गया आपके पास, और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ गया, जो मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या है? वेलोसिटीज के फॉर्मूले आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट के आ गया आपके पास फॉर्मूले, और ये आपके पास वेलोसिटी के फॉर्मूले आ गए। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं एक्सेलरेशन के एंगुलर एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये आप पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है? जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है उस बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जिस तरह एक बॉडी है वो यहाँ से इस तरह जा रही है, उसने 20 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ जो भी है, और उसी के बाद वो यहाँ से इधर भी गया है 20 मीटर पर सेकंड। ये ए है और ये क्या है? बी। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? तो आंसर ये है कि दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? चेंज है। तो जब भी डायरेक्शन में चेंज आ जाए या मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या दोनों चीज़ों में चेंज आ जाए, तो एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखें पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या, अगर लीनियर का मैं निकालूंगा तो लीनियर का एक्सेलरेशन क्या होता है? a = v/t। ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं एंगुलर का निकालना है तो एंगुलर का एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे पास? उस एंगुलर का एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। और विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या देता है? एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा किसके बराबर हो गया हमारे पास? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी के बराबर हो गया हमारे पास
तो अगर हम इसका रिलेशन लीनियर के साथ देखें, इसके साथ इसका रिलेशन देखें तो किस तरह से, अभी हमें पता है कि अल्फा जो होता है ओमेगा बाय टी के बराबर है, और ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा हमारे पास बराबर होता है वी बाय आर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना आपके पास, तो आर यहाँ पर जाकर डिवाइड कर दें आप, तो वी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर आ गया हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर आ गया। तो ये जो वी बाय आर आपके पास है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ओमेगा की, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी, ये 1 बाय टी आ गया आपके पास, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें विच इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 बाय आर इंटू वी बाय टी, और v बाय टी किसके बराबर होता है, लीनियर एक्सप्रेशन के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू a ओवर r इज इक्वल टू अल्फा। तो a अल्फा जो है आपके पास वो किसके बराबर आ जाएगा, फिर r को यहां से लाकर से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और विच इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू r अल्फा। ये क्या आपके पास, ये एंगुलर है, ये क्या आपके पास लीनियर है, और ये क्या आपके पास रेडियस। तो लीनियर एक्सप्रेशन का एंगुलर के साथ क्या रिलेशन निकला, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब यहां पर हमारे पास तीसरी जो क्वांटिटी आ गई है वो कौन सी आई है, हमारे पास एंगुलर एक्सप्रेशन की आई है, और एंगुलर एक्सप्रेशन का जो रिलेशन निकला है a के साथ वो क्या निकला, आर अल्फा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आया है इसका फॉर्मूला अल्फा का है विच इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। ठीक है, अच्छा अब देखें ये तीन रिलेशंस जो मैं यहाँ पर आए मेरे पास, पहला जो आया आपके पास s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये तीनों की क्वांटिटीज जो हैं ये क्या है, एंगुलर है, और ये तीनों क्या मेरे पास लीनियर। तो यहां पर एक पॉइंट और करने वाली बात है कि ये सारे के सारे क्या है, रेडियस। तो एंगुलर के साथ आप जब भी रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं इनके साथ अगर मैं रेडियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लीनियर मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात। तो किसी भी एंगुलर क्वांटिटी को मैंने चेंज करना है लीनियर में, तो मैं उसको क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो किस में चेंज हो जाएगी मेरे पास, लीनियर में चेंज हो जाएगी। जैसे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस से मल्टीप्लाई किया, किस में आ गया आपके पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियस से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी में आ गया लीनियर का। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, रेडियस से मल्टीप्लाई किया, लीनियर एक्सेलरेशन में आ गया आपके पास। तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं हम उनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे रेडियस के साथ, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे आपके पास, लीनियर में चेंज हो जाएंगे। ये तो हमने रिलेशंस फाइंड कर लिए हैं विद क्वांटिटीज के, लीनियर में और एंगुलर में। अगर आप देखें इक्वेना मोशन हमने देखी हुई है, तो इक्वेना मोशन अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेना मोशन। सेकेंड क्या है, s is equal to v I t plus 1 over 2 a t का स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है आपके पास 2as v f का स्क्वायर माइनस v I का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको एंगुलर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखें, एंगुलर की फॉर्म में वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस एक्सेलरेशन अल्फा, और t आपके पास क्या आ जाएगा वैसे। ठीक है, s डिस्टेंस जो आपके पास थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा I t प्लस 1 ओवर 2 अल्फा t का स्क्वायर, और लास्ट वन क्या है, 2 a s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एंगुलर में लिखी गई हैं तीनों इक्वेना मोशंस जो है मेरे पास न्यूटन्स की। ठीक है, तो हम अब इसको एंगुलर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो
ये तो क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, सिंपल कौन सी है कि अगर हम एंगुलर्स की वैल्यूज लिखते हैं तो अगर मैं इसमें देखें, अगर मेरे पास ये तीन क्वांटिटीज थी s इज इक्वल टू आर थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो एंगुलर जो वेलोसिटी है मेरे पास वो डेल्टा थीटा बाय यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, इस डेल्टा टी को मैं अप्रोच कर दूंगा किसकी तरफ, लिमिट लगा के जीरो की तरफ, तो मेरे पास ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस में मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट लगाऊंगा मैं किसकी, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंस्टेंट का मतलब होता है कि किसी एक लम्हे की वेलोसिटी, यानी कि इस यहाँ से एक लम्हे के बाद क्या होगी इसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा दी कि डेल्टा टी के यानी कि टाइम पीरियड इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि अप्रोच कर रहा है जीरो, जीरो नहीं है, जीरो के बाद जोन सी भी पहली क्वांटिटी है। देखें देखने में तो हमारे पास जीरो के बाद क्या रखता है, वन, 0.1 जिसको आप कहते हैं, तो इससे भी कम है 0.01, ठीक है। अगर मैं ये ले लूँ 0.01, कोई कहता नहीं 0.01 नहीं 0.001 है, कोई कहता नहीं 0.0001 है, तो मुझे नहीं पता जीरो के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जीरो को अप्रोच कर दिया, क्या लिमिट लगा देता हूँ कि जो जीरो को अप्रोच करने यानी कि जीरो के बाद जो पहली वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इतना कम टाइम पीरियड कर दिया, तो उस तरह इतना कम टाइम पीरियड में जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इससे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, लिमिट लगाकर डेल्टा टी अप्रोच कर देगा जीरो को, ये आ जाएगा आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस क्या आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। तो आज का जो आपने लेक्चर स्टडी किया उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने सबसे पहले स्टडी किया था रोटेशनल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने ये देखा था कि एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके जितने पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, और एक रिजिड बॉडी जो होती है वो रोटेटरी मोशन कर रही होती है। इसमें हम फर्दर आगे भी देखेंगे जब हम सेंटीमीटर फोर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने इसके कुछ रिलेशंस को फाइंड किया। हमने सबसे पहले हमने लीनियर रिलेशन निकाला था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा यानी कि आर को डिवाइड बाय रेडियस से करने हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आए थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और ये वाला जो इस तरह से आप आर के फॉर्म में थीटा के फॉर्म में लेंगे तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। तो एटेंडेंट दोनों हो रहे हैं आपके पास। उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया था विच इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और इनके रिलेशंस हमने फाइंड किए थे लीनियर के साथ। S is equal to r theta, B is equal to r omega and A is equal to r alpha, यानी कि एंगुलर के साथ किसी भी एंगुलर के साथ मैं रेडियस को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, लीनियर क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि 1 डिग्री में कितने जो 1 रेडियंस, एक जो थीटा है वो 1 रेडियन के बराबर कब होता है, और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं आपका, विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। हमने इसको कैलकुलेट किया। अब इसकी लास्ट जो बात रह गई है, अगर ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं और जो कि हैं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो इसकी डायरेक्शन देखें बड़ी सिंपल सा है कि इसकी डायरेक्शन जो होगी हम ये राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। अगर तो मैं इसको इस तरह से मूव करवा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, देखें ये मेरा राइट हैंड है, और अगर मैं कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मोशन कर रहा हूँ तो थंब जो होगा मुझे उसकी डायरेक्शन को देगा विच इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। और अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डायरेक्शन मेरे पास क्या आ रही है, इनवर्ट आ रही है। एक पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इनवर्ट आ रही है, और अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो मेरे पास आउटवर्ड आ रही है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से इसको रोटेट करवा रहा हूँ तो थंब जो है उसकी मुझे डायरेक्शन देगा। लेकिन ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि किस तरह से थंब हमें डायरेक्शन देगा, क्यों हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है। बड़ी सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने अम्ब्रेला देखी हुई है, छतरी, ठीक है, आप इसको इस तरह से पकड़ते हैं।
अब आपने इस छतरी को यानी कि इस अम्ब्रेला की डायरेक्शन चेंज करनी है। सपोज करें आपने इसको इस तरफ लेकर आना था, तो आप क्या करेंगे, अम्ब्रेला को नीचे लाएंगे, ऊपर से पकड़ के करेंगे ऐसे, कभी भी नहीं। आप क्या करेंगे, आप उसी के हैंडल को यहाँ से पकड़ के इस तरह से रोटेट कर देंगे। अब देखें ये यहाँ से ये इस तरह से है, तो मैं इसी को जब मूव करूंगा, जहाँ पर मूव करूंगा तो ये पूरे का पूरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं इसी आउटवर्ड जो है ये अम्ब्रेला आपके पास सपोज करें, इसके ये आउटवर्ड नीचे की तरफ है, तो मैं इसी को ऐसे करूंगा तो ये इधर हो जाएगी, इसी को ऐसे करूंगा तो इधर हो जाएगी। तो डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी को मूव करने से डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो आपके पास आउटवर्ड चीज होती है, जो नॉर्मल टू द प्लेन होता है, ये मुझे क्या देगी, इन एंगुलर क्वांटिटीज की क्या देगी, मुझे डायरेक्शन देगी। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को स्टडी करेंगे। फिर हम डिफरेंट टाइप्स के एक्सलेशन को स्टडी करेंगे, लीनियर एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन, हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन, और भी जो हमारे पास एक्सलेशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।